Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, during second half of 18th century, there were two strongest kingdoms in India, Mysore and Marathas. At that time, the aim of British was to defeat them and capture their territories. In our previous class, I have explained how British defeated Hyder Ali and Tipu Sultan in Anglo-Maratha wars and occupied their territories. Now, their next target was Marathas. अब वो मराठास को हराना चाहते थे, जिसके लिए ब्रिटिश और मराठास के बीच में 3 टाइम्स बैटल्स हुआ। पानीपत के बैटल के बाद 1761 में मराठास बहुत वीक हो गए थे, जिसके बाद उनकी यूनिटी कम हो गई थी। They emerged different seats of Maratha power under different dynasties such as Gaikwads, Holkars, Bhonsles and Sindhias. They were held together in an alliance under the Peshwa, who had his base in Pune. 1770 के बाद इन्हीं मराठास डायनेस्टीज़ का आपस में पावर को लेकर स्ट्रगल शुरू हो गया था, जो इनकी डिसयूनिटी का रीज़न बना। एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स इंटरफेयर इन देयर इंटरनल अफेयर्स एंड दिस लेड टू 3 एंग्लो मराठा वॉर between 1775 and 1880. First Anglo-Maratha War. This was इंडेसिसिव। इस वॉर में पेशवा यानी प्रिंसिपल मिनिस्टर के पोस्ट को पाने के लिए मराठास के डिफरेंट डायनेस्टीज़ में ये वॉर हुआ। द क्लैश इन्वॉल्व्ड माधवराव सेकंड सपोर्टेड बाय मराठा चीफ्स एंड लीडरशिप ऑफ नाना फडनीश ऑन फर्स्ट साइड एंड रघुनाथ राव सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन सेकंड साइड। यानी इस वॉर में फर्स्ट साइड में माधवराव सेकंड, जिसे मराठा के चीफ्स जिनकी लीडरशिप नाना फडनीश कर रहे थे, और दूसरे साइड में रघुनाथ राव जिन्हें ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। द यूनाइटेड मराठा चीफ्स डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस, जबकि ब्रिटिश ने अहमदाबाद और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था। बाद में ट्रीटी ऑफ सलबई के साथ वॉर ख़त्म हुआ और माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया गया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। मैंने बताया था कि इस टाइम लॉर्ड वेल्सले ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, सब्सिडायरी अलायंस, एंड ही ट्राइड टू इम्पोज इट ऑन सिंधियास एंड भोंसलेस, बट दे रिजेक्टेड इट एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। पर इस वॉर में ब्रिटिश जीत गए और सिंधियास और भोंसलेस को सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। साथ ही अहमदनगर और ब्रोच भी ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। Now British attacked the Holkar, who were ruler of Indore, but war did not lead any result because Lord Wellesley was called to England at that time. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इस समय पेशवा बाजीराव सेकंड सभी मराठा चीफ्स को यूनाइट करना चाहते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, और सब ने मिलकर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिक्लेयर कर दिया, बट दे वर लॉस्ट। ब्रिटिश अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। उन्हें कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और मराठास के सारे किंगडम्स एज वेल एज टेरिटरीज ब्रिटिश के साथ कैप्चर कर लिया गया, ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। ईच मराठा चीफ साइंड द सब्सिडायरी अलायंस। द कंपनी हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। तो ये थी स्टोरी ब्रिटिश के द्वारा मराठास के टेरिटरी को जीतने की। अब सभी लार्ज एरियाज़ पर ब्रिटिश का रूल हो चुका था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले इंडिया का गवर्नर जनरल था। उसने 1798 से 1805 तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को दो तरीके से एक्सपेंड किया, फर्स्ट बाय सब्सिडायरी अलाइंसेस एंड सेकंड बाय डायरेक्ट वॉर।
उसने सभी इंडियन रूलर्स को सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। अब ये सब्सिडायरी अलायंस है क्या? एज पर सब्सिडायरी अलायंसेस, रूलर हैड टू disband his own army and maintain British troops permanently at their cost or cede some territory in lieu of it. In case rulers failed to make payment, a part of the territory was taken away as penalty. सब्सिडायरी अलाइंसेस के अकॉर्डिंग जो भी रूलर सब्सिडायरी अलाइंस पे साइन करता था और इसे एक्सेप्ट करता था, उसे अपनी खुद की आर्मी को डिसमिस करना पड़ता था और वहाँ पर ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंट करना होता था, वो भी परमानेंटली। और इसके साथ ही साथ वो भी अपने खुद के ही कॉस्ट पर। इन ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए रूलर्स ही पे करते थे। और अगर कभी ऐसा केस आता है जब वो पेमेंट सही टाइम पर नहीं कर पाते या फिर आर्मी को मेंटेन करने में किसी भी तरीके से उनकी कमी रह जाती थी, तो उसके पेनल्टी में उनसे उनके टेरिटरी का बड़ा पार्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया जाता था। सेकंड, एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेजिडेंट who would be stationed at the ruler's court. A resident was a political or commercial agent whose job was to further the British interest. सेकंड होता था कि इस सब्सिडायरी अलायंस को साइन करने के बाद रूलर्स को अपने कोर्ट पे ब्रिटिश का एक ऑफिसर रखना ज़रूरी होता था, अपॉइंट करना पड़ता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। और ये रेजिडेंट पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होता था। सही ढंग से वो ब्रिटिशर्स के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए ही वहाँ पर रखा जाता था। थर्ड, एक्सपेल ऑल अदर फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरी। तीसरा ये था कि उन्हें दूसरे किसी और कंट्रीज से आए हुए जो ट्रेडर्स हों या किसी भी तरह के कोई भी फॉरेनर लोग होंगे, उन्हें अपनी टेरिटरी से बाहर निकालना होगा। एंड नेक्स्ट इज़ कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विथ एनी अदर इंडियन स्टेट। और लास्ट जो पॉइंट था वो ये था कि अगर रूलर्स किसी भी तरह का डिसीजंस लेना चाहते हैं या किसी दूसरे स्टेट के साथ किसी भी तरह की बातचीत करते हैं, तो उन्हें उससे पहले ब्रिटिशर्स से कंसल्ट करना होगा और उनके सजेशन के बेसिस पर ही काम करना होगा। तो ये था सब्सिडायरी अलाइंसेस। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले सब्सिडायरी अलाइंस एक्सेप्ट किया था 1798 में। इन 1801 नवाब ऑफ अवध, इन 1802 पेशवा बाजीराव सेकंड साइंड सब्सिडायरी अलाइंसेस। बहुत से राजपूताना चीफ्स भी ब्रिटिश सुपरमेसी को और बहुत से ट्रीटीज़ को भी एक्सेप्ट किया था। द इंडियन रूलर्स हु एक्सेप्टेड दिस अलाइंस लॉस्ट ऑल देयर इंडिपेंडेंस। वो कोई भी डिसीज़न खुद नहीं ले सकते थे और ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल जो फाइनेंस था वो भी उनका ड्रेन हो रहा था, जो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का कारण बनी। दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही एडवांटेजेस भी था ये सब्सिडायरी अलायंस, क्योंकि वो दूसरों के खर्च पर अपनी आर्मी मेंटेन कर रहे थे। मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स पर तो उनका कंट्रोल था ही। रेजिडेंट्स जो रूलर्स के कोर्ट में रहते थे, उनके थ्रू वे किंग के इंटरनल मैटर्स पर भी कंट्रोल करते थे। बाद में उन रूलर्स के वो पावर भी छीन लिए गए एंड दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू पावर। द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय देयर पॉलिसीज। वेरी सून द कंपनी एक्सरसाइजेस डायरेक्ट रूल ओवर आवर कंट्री। Students, that's all for today. I hope you have understood everything. In our next class, I will tell you about what happened after this. Till then, take care and have a nice day.